चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेट आउट। अब देखो, अभी हमने जो है ना कौन सी कंपटीशन करी है। एक कंपटीशन करी लेट आउट फॉर होल ईयर 23(1)A, ठीक है। दूसरी करी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड 23(2), तीसरी करी हमने डीम टू बी लेट आउट 23(4), है ना। 23(4) डीम टू बी लेट आउट था, जिसमें आपके पास अगर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई और आप किसी भी प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं कर रहे हो तो हम क्या मान लेंगे, किसी एक प्रॉपर्टी को डीम टू लेट आउट मान लेंगे और उसकी जीएवी निकाल के उसका एक्सपेक्टेड रेंट ही उसकी जीएवी हो जाएगी, है ना। जो ER2 आएगा वही उसकी जीएवी हो जाती है ना, क्योंकि तीनों में से किसी भी मकान में एक्चुअल रेंट तो आ ही नहीं रहा। तो आपके जो ER2 बनेगा फाइनली, म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करके, फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके क्या आता है, ER2। तो ER2 वुड बी योर जीएवी, ER2 ही आपकी जीएवी बन जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट ही आपकी जीएवी बन जाएगी और उसी से आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। अगर वो इनकम पॉजिटिव हो गई तो आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, वो इनकम आपकी हाउस पर टोटल इनकम का पार्ट बनेगी, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था पिछले साल में, तो आपको इनकम बन जाएगी पॉजिटिव। अगर होम लोन का इंटरेस्ट वगैरह हो तो बच जाओगे आप, है ना। लेकिन अगर इंटरेस्ट वगैरह नहीं तो पॉजिटिव इनकम बन जाएगी और टैक्स पे करना पड़ेगा। बस आपको वाइजली ये चूज करना पड़ेगा किस कॉम्बिनेशन में आपको सबसे कम जीटीए आ रही है, आपकी टैक्सेबल इनकम कम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की, वो ऑप्ट कर सकते हो, वो एक्ट ने परमिशन दी हुई है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास अब 23(1)C क्या कह रहा है कि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो आपने लेट आउट करी। ध्यान से सुनना ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। देखो, सारा खेल जीएवी निकालने का है हर केस में। अगर जीएवी निकल गई उसके बाद तो सारी सीधे चीज़ें ठीक हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दो, अगर पे करा मकान मालिक ने, उसके जो आएगा NAV 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट घटा दो, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो सारा अमाउंट घटा दो जितना भी इंटरेस्ट का करा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ गया तो अब हम सीख चुके हैं 1/5 करके उसे भी घटा दो वहाँ से, वो सारा कर सकते हो। लेकिन खेल कहाँ है, मैंने आपको पहले दिन बोला, बस जीएवी निकालने में खेल है। अभी हम 3 तरह की जीएवी निकालना सीख चुके हैं, लेट आउट फॉर होल द ईयर, डीम टू बी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, है ना। तो क्यों वो डीम टू बी लेट आउट क्यों करा है, वो कॉम्बिनेशन था, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉम्बिनेशन ही तो था वहाँ डीम टू बी लेट आउट के अंदर। उसके अंदर मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड हो रही थी, तीसरी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट हो रही थी। डीम टू बी लेट आउट और एक्चुअल लेट आउट में क्या फर्क होता है, कोई बता सकते हो? डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और एक्चुअल लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या फर्क आता है, मतलब किस चीज की कमी है डीम टू बी लेट आउट पे? जीएवी निकालने की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल रेंट नहीं आता। डीम टू बी लेट आउट में एक्चुअल रेंट होता ही नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एक्ट ने बोला कि अज्यूम कर लो। जो लोग जबरदस्ती 3-3, 4-4 प्रॉपर्टियां घेर के खरीद बैठे हुए हैं, उनको पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगी तो इनकम टैक्स कह रहा है हमें पैसा कमाने की इच्छा, हम तो पैसा ले लेंगे। जो प्रॉपर्टी पैसा कमा सकती है उससे आप नहीं कमा रहे हो तो मैं तो पैसा ले लूंगा। इसलिए वो 3 कंसेप्ट एक साथ हुए ताकि एक से दूसरा, दूसरे तीसरा कनेक्टेड था वो। अब ये क्या कहानी है, ये है तो प्रॉपर्टी लेट आउट। हाँ जी बच्चा। सर 4 प्रॉपर्टी है तो उसमें से एक ही लेट आउट मानी जाएगी या 2 केवल 2 प्रॉपर्टी तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, उसके ऊपर की सभी DL हो जाएंगी। 2 तक आप लेट आउट मान सकते हो। अभी एक केस और करेंगे 23(5), तब देखना वो कुछ और खेल कहता है। वो जब 23 सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे वो कुछ और ही खेल कह रहा है। चलो पहले 1C पे गाते हैं, है ना। अब हो क्या रहा है, आपके पास एक मकान है किराए पे देने के लिए, क्लियर है। आपने वो मकान किराए पे दिया, 25,000 रुपये महीने का किराया। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कोई जरूरी कोई किराएदार सारे टाइम आपके पास ही रहे, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, मकान खाली करके तो जा ही सकता है। एक लेट आउट प्रॉपर्टी थी, दिस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एंड इट वॉज हेल्ड फॉर टू बी लेट आउट होल द ईयर। ये लेट आउट प्रॉपर्टी थी, किराए पे दे रखी थी और उसका पर्पज ही किराए पे था, मुझे इसका यूज ही नहीं करना, मैं हमेशा किराएदार ही रखता हूँ इस प्रॉपर्टी में। तो 25,000 रुपये पर मंथ किराया था। ये किराएदार रहा यहाँ पर फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, अप्रैल टू नवंबर किराएदार हैं। अब दिसंबर ऑनवर्ड्स किराएदार था नहीं, दिसंबर टू मार्च किराएदार मिला ही नहीं मुझे। मैं ढूंढता रहा, एक आया, 2 आया किराएदार, कोई उल्टा सीधा किराया बता रहा है, कोई किराएदार अच्छा नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी या तो किराए पे थी या खाली थी, है ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने कुछ करना ही नहीं था।
तो प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एंड इट इज सपोज टू बी लेट आउट फॉर होल द ईयर, बट ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, इसे बोलते हैं वैकेंसी पीरियड, है ना, जिस दिन खाली था प्रॉपर्टी, वैकेंसी पीरियड। और वैकेंसी पीरियड में भी प्रॉपर्टी वैकेंट ही थी, मैं इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहा। अगर इस पीरियड में मैंने यूज कर ली प्रॉपर्टी तो फिर जीएबी निकालने का तरीका बदल जाएगा, ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इन हंट ऑफ द टेनेंट, मैं किराएदार की सर्च में घूम रहा हूँ, किराएदार आ रहे हैं, दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी से बात नहीं बन रही, किसी से किराया नहीं मिल रहा, किसी से आदमी ढंग का नहीं है, कुछ कई सारे रीजन होते हैं ना किराए पे मकान देने से पहले, एक रीजन कोई है, तो किसी के पास बिजनेस इलीगल एक्टिविटी वाला बिजनेस है, क्यों दे दूँ मैं उसे, तो मेरा किराएदार नहीं मिला मुझे, फाइनली नहीं मिला, मार्च खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। तो इस महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 मान लूँ, फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो इस महीने, इस साल की एक्चुअल रेंटल इनकम कितनी मेरी, 25,000 पर मंथ इंटू ये क्या है मेरा AR, एक्चुअल रेंट, यही तो है। लेकिन मैं इससे अगर ये पूरे 12 महीने रहता तो मैं कितने कमाता इससे, 3 लाख, यही तो होता। अगर ये पूरे 12 महीने तो किराया कितना कमाता मैं इससे, 3 लाख रुपए पूरे 12 मंथ का। लेकिन किराएदार नहीं मिला, इसमें मेरी गलती है क्या, मेरी गलती तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है, वाज द प्रॉपर्टी अवेलेबल टू बी लेट आउट, द आंसर इज यस, प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए अवेलेबल थी, मैंने उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करा, मैं तो जब भी किराएदार आ रहे हैं उन्हें दिखा रहा हूँ। अगर मान लो मैं रहने चला गया तो मामला खराब हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी कुछ और। अगर मान लो जैसे ही किराएदार निकला, मैंने अपनी बाइक ले जाके, अपने सामान ले जाके खड़ा कर दिया, मैंने अपना लैपटॉप ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर दिया, जिस दिन किराएदार आएगा उठा के एक टेबल ही तो लेके नहीं, फिर ले आऊँगा, इट मीन्स वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी से पैसा कमाना ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आप कमाना चाह रहे हो, आपकी इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, या तो किराएदार था या कुछ नहीं था, वैकेंसी है बिल्कुल, है ना, प्रॉपर्टी वाज वैकेंट। तो अब जीएबी निकालने का तरीका बदल जाएगा। अब आपको अगेन वही कंपैरिजन तो वही है, म्युनिसिपल वैल्यू देखो, जीएबी निकालने का तरीका कैसे चेंज होगा, आपकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए, फेयर रेंट कितना है, 2 लाख रुपए, ER1 कैसे निकलता है, दोनों का हायर, है ना, इसको आप स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करते हो, ER2 निकलता है लोअर ऑफ 2। अब आपका मकान का किराया था 18,000 रुपये पर मंथ, है ना, अगर चलो उसी एग्जांपल को लेते हैं, 25,000 ही कर देते हैं, नहीं तो फिर आधी कहानी कहीं और चलेगी, आधी कहीं और चल जाएगी, है ना। 25,000 रुपये पर मंथ, आपके पास किराया 25,000 रुपये पर मंथ आता तो कितना आता पूरे साल में, 3 लाख। तो आपकी जीएबी कितनी हो गई, देखो एक्चुअल जीएबी कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे जो वर्ड है ना जीएबी, जब आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे लिखा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखा है, वहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीवेबल रेंट कितना था, 3 लाख रुपए। तो अब आपकी जीएबी कितनी आ जाएगी, हायर ऑफ 2, ER2 को कंपेयर करते हैं जब एक्चुअल रेंट से, तो जो दोनों से हायर होता है वही तो होती जीएबी होती है, लेकिन ये जीएबी आई 3 लाख रुपए। बट आप इस जीएबी में से वैकेंसी पीरियड का रेंट घटाने की परमिशन है ना, आपको जो टैक्सेबल जीएबी आएगी आफ्टर द रेंट डिडक्शन ऑफ द रेंट ऑफ द वैकेंसी पीरियड। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, देखो आपको मैंने बोला आपके पास 3 लाख रुपए किराया आना था, है ना, ER2 तक की अगर भाषा मानूं तो ER2 तक का केस में कितना आया था, 2,10,000 आया था ना वहाँ पे, और AR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है, 3 लाख रुपए। अब आपकी जीएबी कितनी आएगी, यहाँ पे आके हायर ऑफ 2 काउंट करते हैं, तो हायर ऑफ 2 तो 3 लाख ही है। अगर आपसे इनकम टैक्स इसी 3 लाख पे टैक्स ले तो अन्याय हो जाएगा। किराएदार कह रहा है, मकान मालिक कह रहा है, भाई मैंने मकान खाली छोड़ा हुआ है, किराएदार नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मेरी गलती कोई है। अगर मान लो केस ऐसा होता 2,10,000 रुपये, ये ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ से आपको क्या करेगा पता है, लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड कितना, 25,000 इंटू 4 महीने किराया नहीं मिला ना आपको, 25,000 इंटू 4, 1 लाख रुपए घटा दो, तो आपकी अब जीएबी कितनी आएगी पता है, 2 लाख रुपए। एक्चुअल जीएबी कितनी है, ये जीएबी है आपकी फाइनल टैक्सेबल जीएबी जिसे बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, हाँ वो नहीं लॉस क्यों, वैसे किराया नहीं मिला, इनकम टैक्स भी इस पर टैक्स नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन वो यहाँ पे पूरे से कंपैरिजन क्यों करवा रहा है पता है, कि मान लो आपने इस प्रॉपर्टी का किराया रखा था 15,000 रुपये, क्लियर है, अगर 25,000 रुपये रखा तो ये वाली आ रही है, अगर मान लो इसका 15,000 रुपये रखा तो आपको 15,000 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिले, 1,20,000 रुपये। ये बात क्लियर हो रही है।
अगर आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करते कितना होता? 1,80,000। ये भी क्लियर है? हेलो, यस सर। तो अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है आपसे? अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना आएगा? यहाँ पर 1,80,000 आएगा ना, 180 आएगा। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट का शुरू से लॉजिक ये है, अब वही क्या कह रहा है पता है? कह रहा है आप इस प्रॉपर्टी से 2,10,000 कमा सकते थे, लेकिन आपने कमाए कितने हैं? आप तो सारी सोर्स लगा के पूरे साल भी रहता तो आप कितने कमाते? 180 कमाते। आप अपना नुकसान करो, मेरा मत करो। हायर ऑफ 2 कितना? 2,10,000 रुपये। आपकी जीएबी कितनी बनेगी? 2,10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि आप खुद कम कमा रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी से पैसा कम कमा रहे हो। यहाँ से वैकेंसी पीरियड का प्रॉपर्टी को करा लो, 60,000 रुपये कम होंगे। 4 महीने का वैकेंसी पीरियड है ना, यहाँ से 60,000 रुपये घटा दो, कितने बचे? ये 1,50,000, 1,50,000। अगर मान लो आपको 1,20,000 में से वैकेंसी पीरियड, 1,80,000 में से वैकेंसी पीरियड घटाने देगा, तो आप तो 1,20,000 पे आ जाओगे, है ना? अगर आपको वो 1,80,000 यहाँ पे जीएबी 1,80,000 बना दे, तो 60,000 आप वैकेंसी पीरियड भी घटाओगे, तो आप कहोगे मेरी इनकम कितनी? 1,20,000। लेकिन इनकम टैक्स सारे 1,20 नहीं भाई साहब, 1,50 कमा सकते थे। इसीलिए वहाँ पे पूरे साल की जीएबी रखी जाती है। ये जो एक्चुअल रेंट है पूरे साल का इसीलिए रखा जाता है बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द वैकेंसी पीरियड, कि इनकम टैक्स देखना ये चाहता है कि आप एक्चुअल में कमाना कितनी इच्छा रखते थे। जिस प्रॉपर्टीज की इनकम कैपेसिटी 2,10,000 है, उससे आप 1,80,000 कमाओगे तो आप अपना नुकसान झेलो, मेरा नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। क्लियर है? इस वाले में कहता है 2,10,000 कमा सकती थी वो प्रॉपर्टी, आप तो 3 लाख कमाने की इच्छा रखते थे। ठीक है, बीच में किराएदार भाग गया, एक अलग सिचुएशन है, किराएदार खाली करके चला गया, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन आपने तो किराया कम पे नहीं दिया ना, आपने तो ऐसे जो है स्टैंडर्ड ईयर 2 से ही ज़्यादा कमा रहे हो ना। ईयर 2 तो कहता है 2,10,000 भी कमा लोगे तो मैं मान जाऊँगा, तो आप तो 3 लाख कमाने की इच्छा रखते थे, लेकिन किराएदार बीच में चला गया तो आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप कमाने की इच्छा कितनी रख रहे हो? 1,80,000। आप खुद ही कमाने की इच्छा नहीं रखते हो, मेरे से क्या दोगे? तो इनकम टैक्स कह रहा है मेरे को नहीं, मतलब यहाँ पे आपको पहले जब कंपैरिजन करोगे ईयर 2 से एक्चुअल रेंट का, तो पूरे साल का रेंट लेना है। जो इन दोनों में से हायर होगा उसमें से वैकेंसी पीरियड का रेंट घटा दो तो आपकी फाइनल जीएबी आ जाएगी। अगर मैं यही वाला एग्जांपल लेके चलूँ और यहाँ पे इसको 15,000 इंटू एक्चुअल रेंट से लेके यहाँ पे 1,80,000 उठा लाऊँ तो इनकम टैक्स का नुकसान हो जाएगा, है ना? यहाँ पे अगर मैं 1,80,000 उठा लाऊँ, क्योंकि मैंने तो कमाए 1,80,000 ही कमा सकता, तो कह रहा क्यों कमा रहा है? जब 2,10 कमा सकते हो तो 1,80 कमा क्यों रहे हो? ये दया दान धर्म तुम अपने यहाँ दिखाओ, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब तो निकल जाएगी ना जीएबी। ये कौन सी जीएबी है? 23(1)(c) वेयर द हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। साल के कुछ महीने प्रॉपर्टी लेट आउट थी और कुछ महीने वो वैकेंट थी, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि वैकेंसी जैसे ये कंटिन्यू पीरियड था कंटिन्यू पीरियड ही हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मकान मैंने अप्रैल में किसी को किराए पे दिया, वो अगस्त तक रहा, फिर खाली हो गया, अब 2 महीने कोई किराएदार नहीं मिला, फिर 2 महीने बाद एक किराएदार मिल गया, अगस्त तक वो था, सितंबर अक्टूबर मुझे कोई किराएदार नहीं मिला, नवंबर में मुझे फिर कोई किराएदार मिल गया, वो रहा लेकिन उसके हालात ख़राब थे, उसको मैंने खाली करवा दिया, जनवरी में जाके वो भी खाली हो गया। तो टोटल वैकेंसी पीरियड काउंट होगा, ध्यान रखना। 2 महीने इधर 2 महीने इधर, वो वैकेंसी पीरियड है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी वाज ऑलवेज अवेलेबल टू बी लेट आउट। इनकम टैक्स देखता है आपकी इंटेंशन क्या है। यहाँ पे जब प्रॉपर्टी खाली है तो इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू लेट आउट, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा लेट आउट पर्पज़ के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आप उससे कमाने की इच्छा रखते हो, किराएदार नहीं मिल रहा तो दे दी ना डिडक्शन, उसने यहाँ पे ये डिडक्शन दे दिया आपको। लेकिन इस वाले केस में कहता है आप कमाने की इच्छा ही कम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है। तो जीएबी निकल गई, बताइए आगे का खेल तो पता है ना आपको? हाँ जी, ये केस 1 था, ये केस 2 था, ये है जीएबी 2 लाख और ये 1.5 लाख। इसमें आया म्युनिसिपल टैक्स पेड, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2,000 रुपये। 2,000 मिलेगी, 7,000 मिलेगी? 2,000 पक्का? और यहाँ पर साहिल भड़का रहे बच्चों को। हाँ जी, केस बी में, केस 2 में कितनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब कोई चेंज होगा डिसीजन? अब डिसीजन बदल जाएगा नहीं बदलेगा? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों
ऑनलाइन में बच्चे हैं ना 5-6, 6 बच्चे, 7 पर तो मैं ही हूँ। अब डिडक्शन अब कोई बदलेगा नहीं बदलेगा? अब कितनी मिलेगी डिडक्शन? पक्का? किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। ऑनलाइन में ही कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। मिलेगी 5,000 की डिडक्शन? नहीं मिलेगी। आप ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा हो, क्लास में तो 3 ही, आप जो बोल दो कोई मान लिया जाएगा, बहुमत का ज़माना है। सर पेबल का वो है, हाँ, किराएदार ने जो रेंट देना था उसमें से पैसे काट लिए उसके मकान मालिक के। किराएदार, मकान मालिक ने किराएदार को बोला जाके हाउस टैक्स जमा करा देना, जो पैसे होंगे मेरे किराए में से काट लेना। यही तो हुआ है। तो क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। अगर पैसे कट गए तो अल्टीमेटली पेमेंट तो बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? मकान मालिक के ऊपर तो शिफ्ट हो गया। तो बर्डन देखना है, एक्चुअल बर्डन ऑफ पेइंग द रेंट, वो म्यूनिसिपल टैक्सेज, ये हो जाएगा। तो अगर मकान मालिक ने नहीं दिया, किराएदार ने दिया, लेकिन किराए में से काट लिया, तो अल्टीमेट तो किराए मकान मालिक ने पे दिया कर दिया ना। किराएदार तो खाली कम्युनिकेटर था, उठा के ले जा, पैसे ले जा, जमा कराने का काम करा उसने तो खाली। ये क्या आ गई आपकी? NAV लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अरे ऑनलाइन वाले कहाँ सो जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में। 24A कितना? 30% कितना? 19,57, 8,24, 59,000 कुछ आ रहा है क्या? 59,000, 59,400 कितना? हाँ 59,400 है ना, यही तो होगा। ये 14,42, 5,15, 43,500, 43,500 है ना। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 24 बी कितना परसेंट? ये कितना परसेंट मिलता है? जितना इंटरेस्ट पे करा, इसमें परसेंटेज नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरे को लग रहा है मैं आगे आगे जा रहा हूँ, आप पीछे पीछे जा रहे हो क्या? इसमें परसेंटेज नहीं है। सर हम जानबूझ के बोल नहीं रहे हो, आप बेकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा ही है क्या? सर सुला थोड़ी है ना। हेलो, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हुआ? इतने बेकार के क्वेश्चन नहीं पूछना हो कि आप सो ही जाओ। 6 4 10, 9 और 1 10 और 8 18, ये घटा के दो। 5 और 1 6 और 13 19। अब तो चलेगी गाड़ी अगले स्टेशन पे। 1,01,500। चलो, ये आपकी क्या आ गई? ये क्या आ गई आपकी? NAV या NAV या NAV आई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है ना। अब NAV खत्म होगी सारी। हाँ ऐसे बोलो ना बच्चे, पार्टिसिपेट करो। ऐसे क्यों मैं अकेले अकेले बोलता रहूँगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लास वाले तो बच्चे मेरे हाथ में स्केल देख के बोल पड़ रहे हैं, अब तो स्केल भी नहीं देख पा रहे हो ना। ठीक है, चले अगले सेक्शन पे। पक्का 23(1)C क्लियर हो गया ना। ये 23(1)C की कंसेप्ट थी। अगर इसमें कुछ उतारना है तो बेशक उतार लो। रेंट फॉर होल ईयर, यहाँ पे एक ही चीज चेंज है, होल ईयर का रेंट है ये, होल ईयर, एक्चुअल रेंट ऑफ होल ईयर, बस ये चीज चेंज है। और बाकी सब कुछ सेम था। लेकिन आपको यहाँ पे वैकेंसी पीरियड का रेंट घटाने को मिल जाएगा फाइनल GAB आने से पहले। अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके वैसे ग्रुप में डाल देना। लेट आउट विद वैकेंसी है ना, ये एक बार दोबारा आप ले लेना खुद के। लेट आउट विद वैकेंसी अंडर सेक्शन 23(1)C क्लियर है ना। अब ले लेना इसका सेक्शन, वो प्रिंट आउट लेना है तो। ये दूसरी वाली कंसेप्ट आ गई। ये क्या कह रहा है? 23(3) क्या कह रहा है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी, किराएदार खाली करके चला गया, तो अब आपने उस प्रॉपर्टी पे खुद कब्जा कर लिया। यानी कि नाउ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट पर्पजेज। अब यानी कि आपने प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया। किराएदार खाली करके गया, आपने अपना तामझाम उठा के वहाँ रख दिया, जिस दिन किराएदार का उस दिन देंगे। अब किराएदार जिस दिन आएगा उस दिन क्या किराएदार को प्रॉपर्टी खाली मिलेगी?
नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड है, वहाँ सामान पड़ा हुआ आपका, तो किराएदार का मन तो ऐसे ही चला जाएगा, अरे तुम आओगे तो हम हटा देंगे, तुम आओ तो सही। बट इनकम टैक्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है, बेशक आप हटा भी दोगे, है ना। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ली तो इट मीन्स योर प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट पर्पजेज। अब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट पर्पज के लिए कोई अवेलेबल है। तो देखो अब जीएबी में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास सब कुछ होल ईयर का है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आपकी बार फिर से 4 महीने के लिए वैकेंट थी, है ना, प्रॉपर्टी 4 महीने, फिर एग्जांपल मान रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 12 में से 4 महीने प्रॉपर्टी खाली थी, लेकिन जब वो खाली थी ना तो आप रह रहे थे, अब पूरी तरह से खाली नहीं थी, आपने अपना तामझाम उठा कर रख दिया, आप अपना लैपटॉप लेके वहाँ बैठे हो सुबह से शाम तक, है ना, तो वहीं पे बैठ के ऑफिस चला रहे हो, तो नाउ द प्रॉपर्टी इज नॉट वैकेंट, प्रॉपर्टी वैकेंट बिकॉज टेनेंट इज नॉट देयर बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द लेट आउट पर्पज। अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी, अब तो आप रह रहे हो वहाँ पे। तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो क्या, म्युनिसिपल वैल्यू होल ईयर, फेयर रेंट होल ईयर, ये उसमें भी था इसमें भी है, सब कुछ होल ईयर ही है। तो ये स्टैंडर्ड रेंट वो भी होल ईयर का। नाउ कंपेयर R1 टू गेट द R2, आपने यहाँ काम कर लिया। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड, अनरियलाइज रेंट खत्म कर दो। अब देखो कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी, 50,000 रुपये पर मंथ का आपका किराया था, है ना, 50,000 रुपये पर मंथ, 10 महीने खाली रही क्या, नहीं, लेट आउट फॉर 8 मंथ, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर वैकेंट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 मंथ। कितने महीने किराए पे दिया आपने, 8 महीने। इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस पूरी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन हो रहा है लेट आउट पीरियड से। देखो ये होल ईयर का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पूरे साल का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट कितने दिन का, उतने दिन का जितने दिन आपने किराए पर दी हैं। बोर्ड नहीं दिख रहा, अच्छा, ओहो, देखो फिर अब देखो ये है 23(3) कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टी खाली हुई तो खुद कब्जे में ले ली, लेट आउट थी, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी खाली हुई तो आप रहने लग गए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई अब, है ना। अब पहले वाले में प्रॉपर्टी थी विद वैकेंसी थी और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं थी, अब की बार प्रॉपर्टी खाली हुई आप खुद रहने लग गए, तो नाउ प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट सेल्फ ऑक्यूपाइड, है ना। कुछ पीरियड के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट थी, कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि आपने प्रॉपर्टी खुद क्यों रखी, इनकम टैक्स खुद क्यों रखी, अगर वो खाली रहती, कोई किराएदार आता तो किराए पे लग जाती, आपने तो खुद यूज करनी शुरू कर दिया। आप इसका मतलब आप आपकी इच्छा फिर से नहीं है कमाने की। तो अब ये तीनों फैक्टर, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड पूरे साल का होगा और इसका कंपैरिजन करेगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो जितने महीने आपने किराए पे दिया, यानी कि हमेशा जो पूरे साल की वैल्यू होंगे वही ज़्यादा आएगी, है ना। जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का ले रहे हो, उसको कंपेयर करा रहे हो उतने पीरियड से जितने महीने आपने किराए पे रखा, तो ऑब्वियस है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कम होगा और पूरे साल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब आप हमेशा क्या होगा, आपकी जीएबी वो बन जाएगी जो ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए आपने 8 महीने में पूरे साल से ज़्यादा किराया कमा लिया तो ठीक है और अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है। अगर आपने 8 महीने में किराया कम कमाया और बाद में आप घुस गए उस मकान में, तो इनकम टैक्स करा, इट इज़ योर फॉल्ट नॉट माई, प्रॉपर्टी वाज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। अब कंपैरिजन करना है फॉर जीएबी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी म्युनिसिपल वैल्यू। ये प्रॉपर्टी थी लेट आउट थी आपकी 10 महीने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड रही 2 महीने के लिए, ध्यान रखना बस। 10 महीने के लिए लेट आउट थी, 2 महीने के लिए आपने जनवरी में गया था, आपने बोला छोड़ा अगले साल देखेंगे अब कौन मिल रहा है, या किराएदार नहीं भी मिला तो आपने मकान 2 महीने अपने घर में रखा कि चलो यहीं तो अब हम खुद ही रह लेते हैं इसमें। आपके 2 महीने आप किराएदार ढूंढ ही नहीं रहे हो, तो नहीं ढूंढ रहे तो इनकम टैक्स रेट तुम नुकसान उठाना, मेरा मत होना। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ होल ईयर, पूरे साल की, हमेशा आप अभी तक होल ईयर की लेते आए हो, ध्यान रखने ला। यहाँ पे स्पेशल लिख रहा है वो आपको, यहाँ पे स्पेशल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कंपैरिजन इसका एक्चुअल रेंट रिसीवर रिसीवेबल से होने वाला है, पूरे साल की म्युनिसिपल, इसको प्रोरेटा नहीं करने वाले हैं। 5 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट ये भी होल ईयर का है 6 लाख रुपए। ER1 क्या होता है, हायर ऑफ 2। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, यस सर, गुड बच्चा गुड। हायर ऑफ 2 यानी कि 6 लाख रुपए। इस 6 लाख का कंपैरिजन होने वाला है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट ये भी होल ईयर का
जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि गलत कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये मान लीजिए ये था 7 लाख रुपए, तो क्या होगा, लोअर ऑफ 2, ईयर 2 इज लोअर ऑफ, हाँ, ईयर 1 एंड एसआर, इन दोनों का जो लोअर होगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 लाख रुपए। अब इसे कंपेयर करना है आपको एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। मान लीजिए किराए पे आपने दिया था, अब 2 केस मान के चल रहे हैं, है ना, केस 1 और केस 2, यहाँ तक आते आते 6 लाख ही निकली ये भी। अगर आपने किराए पे दिया था 10 महीने किराए पे ना, आपने दिया 50,000 रुपये महीने पे, और केस 2 में आपने दिया यहाँ पे 70,000 रुपये महीने पे। तो जब 50,000 रुपये महीने पे किराए पे दिया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, रेंट कितने महीने है आपको, 10 महीने, यहाँ कितना आएगा 5 लाख रुपए। तो जीएबी कितनी आएगी आपकी, जीएबी कितनी आएगी 6 लाख रुपए। हायर हो जाता ना यहाँ पे आके, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 लाख, और यहाँ पे जीएबी कितनी आएगी 7 लाख, हायर हो जाता है। तो अब आपको क्या करेगा, अब यहाँ पे कोई वैकेंसी पीरियड है नहीं है, प्रॉपर्टी आपने खुद यूज कर रखी है, वैकेंसी पीरियड है ही नहीं, तो कोई वैकेंसी पीरियड का रेंट घटाने को नहीं मिलेगा। आपकी जीएबी 6 लाख, ये वाली जीएबी 7 लाख, ये गड़बड़ है। क्लियर है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने अपने कब्जे में रख ली, प्रॉपर्टी छोड़ते खाली किराए के लिए, क्या दिक्कत है, आप तो चाहते ही नहीं प्रॉपर्टी से पैसा कमाओ, तो इनकम टैक्स से तुम नहीं कमा रहे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आगे की कहानी क्या है सबको बताइए आगे, तो ये जीएबी हो जाएगी आपकी फाइनल जीएबी। क्लियर हो गया 23,3? 7 लाख कैसे आया, मैंने बोला, हमने 2 एग्जांपल मांगे कि 50,000 रुपये पर मंथ का किराया लिया तो क्या होगा, अगर 70,000 रुपये पर मंथ का किराया लिया तो क्या होगा, है ना। 2 किराए के एग्जांपल मांगे थे। पहले वाले में वो कह रहा है तुम तो ऑलरेडी कम कमा रहे हो, तुम तो 50,000 से वैसे ही कम कमा रहे हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती काम कर रहे हो। 50,000 से कम ही कमा रहे हो ना तुम तो, मतलब 6 लाख तो उससे कम से कम कमाने चाहिए थे, तुम तो वो भी नहीं कमा रहे हो, तुम तो 5 ही लाख कमा रहे हो, तो मैं तो 6 लाख ही मानूंगा। दूसरे वाले में तुमने अच्छा ठीक है 10 महीने में पूरे साल का कमा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा होता ही होता है। जब तुम खुद कह रहे हो मैंने 7 लाख कमाए तो इनकम टैक्स कम क्यों बोलेगा। तो ये जीएबी आ गई 23,3 में। क्लियर हो गया।